हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी 2023 के लिए। हम लोग इसमें अभी तक 9 लेक्चर किए हैं और ये 1 जून से स्टार्ट है और आपको ये 30 जून तक चलेगा। इसमें हम लोग 9 लेक्चर में 3 टॉपिक किए हैं। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज किए हैं, सेकंड में हम लोग किए थे अकाउंटिंग के किए थे क्वेश्चन, और थर्ड में हमने सोशल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, इंश्योरेंस एंड ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन किए थे। और आज से जो 10th और 11th और 12th डे जो चलेगा वो हमारा चलेगा करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू। अब इसमें क्या है कि सारे जितनी भी टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अब डेवलपमेंट इशूज़ क्या हो सकते हैं, ये भी आपको करेंट अफेयर्स में आ जाते हैं। जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है वो भी करेंट अफेयर्स में आ जाती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इशू में क्या हो गया, जैसे कि आपको गवर्नेंस की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर कोई भी स्कीम होगा, गवर्नमेंट कुछ भी लाएगी तो वो करेंट अफेयर्स में आ जाता है। तो गवर्नेंस की या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, रोड्स हो गया, उसके लिए अगर कुछ कर रहा है ना, सागरमाला, भारतमाला कुछ भी कर रहा है, तो वो जो है सो डेवलपमेंट में है ना। इंडिया को डेवलप होने में जो इशूज हैं दैट्स अ डेवलपमेंटल इशू। तो इसमें आपको आ गया जैसे एजुकेशन की क्वालिटी को आपको बढ़ाना है ना, वो भी वीमेन को पावर करना है। दीज आर द डेवलपमेंट। पॉवर्टी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसको आपको करंट अफेयर्स में कवर हो जाते हैं। तो अभी जो ये कंबाइंड ही समझिए आप, सोशल सिक्योरिटी में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ जो आप पढ़ रहे हो, फिर आपको करंट अफेयर्स में जो पढ़ रहे हो, ये सब समझिए कि एक ही है ना। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आपको सुधार लाना है, ठीक है ना। सो दीज आर द डेवलपमेंट इशूज, है ना। तो इशूज में आपको ये सारी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में सुधार लाना है ना। फ्यूल का अल्टरनेटिव खोलना है तो अब हाइड्रोजन वाली कार लेके आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है सो डेवलपमेंट इशू में ही आती है, ठीक है। तो आपको इसका कोई अलग से नहीं कुछ भी है, इसका हम लोग करेंट अफेयर्स में ही पॉवर्टी वगैरह के बारे में क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो पहला क्वेश्चन जो है, अब आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारी जो टारगेट है वो मई 2022, ठीक है, मई 2022 से मई 2023 तक की करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे, सारे पॉसिबल नहीं है कि सारे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। 3 दिन में आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बट हम लोग ये 1 साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अब इसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लोग करेंगे कि 2023 में यूपीएससी ने बहुत सारी एग्ज़ाम ली है, जैसे सीडीएस की एग्ज़ाम ली है, एनडीए की एग्ज़ाम ली है, ठीक है ना, ईएससी की एग्ज़ाम ली है, इंजीनियरिंग सर्विस की। इसके बाद सीएससी की एग्ज़ाम ली है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको जियो साइंटिस्ट की एग्ज़ाम ली है। तो ये सारी जो एग्ज़ाम हुई है जो 2023 में हुई है, तो इसके सारे करेंट अफेयर्स पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके करेंट अफेयर्स पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसकी पूरी कवर करेंगे, ठीक है। और देन फिर हम लोग आपको जो फिर रियल में जो करंट अफेयर्स हैं, जो मैगजीन्स है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग 6 महीने का 1 दिन करेंगे और 6 महीने का 1 दिन करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया था। किस राज्य की झांकी को जो रिपब्लिक डे परेड 2023 हुआ था उसमें सर्वोत्तम झांकी चुना गया था। तो ये था आपको उत्तराखंड का, ठीक है। अब इसमें गुजरात भी है एक में। इसमें 2 कैटेगरी बना दी गई थी। एक कैटेगरी थी जैसे में 3 जज पैनल थे, वो जज के द्वारा सेलेक्ट हो रहे थे, और एक था जो ऑनलाइन सर्वे हो रही थी, ठीक है। सो ऑनलाइन सर्वे में जो विन किया था वो था गुजरात, ठीक है ना। फर्स्ट पे गुजरात था, फर्स्ट पे गुजरात था, सेकंड पे उत्तर प्रदेश था, ऑनलाइन जो सर्वे हुई थी, और थर्ड पे कौन था, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये था, है ना, उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे महाराष्ट्र जो ऑनलाइन सर्वे हुआ था, तो ठीक है। लेकिन इसमें ऑनलाइन मेंशन नहीं है, ठीक है ना। सो टैबलेट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एडजड, है ना, ये बता दिया है ना, ठीक है ना, कि एडजड द बेस्ट इन द रिपब्लिक परेड 2023। तो इस केस में हम लोग उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में क्या थीम क्या था, तो ये मानस खंड,
है ना, ठीक है। सो मानस खंड था, ठीक है। तो मानस खंड क्या है? सो मानस खंड जो है, जो पहले जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें उत्तराखंड को, नॉर्थ इंडिया को पूरा उत्तराखंड बोलते थे, और नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तराखंड, है ना। और वो पूरी जो दो रीजन होती थी, एक होती थी केदारखंड, ठीक है, एक होती थी केदारखंड और एक होता था मानस खंड। मानस खंड जो था वो कुमाऊं रीजन को पहले मानस खंड बोलते थे, तो वही उसी थीम पर बनाया गया था, ठीक है। एनिशिएंट लिटरेचर में मानस खंड लिखा हुआ है। तो ये आपको आंसर हो गया उत्तराखंड। पहला उत्तराखंड का था, दूसरा महाराष्ट्र का था। सेकंड जो जजमेंट हुई थी, जज के द्वारा जो चूज किया गया था वो महाराष्ट्र था। सेकंड वो महाराष्ट्र में क्या था, 3.5 शक्तिपीठ, है ना, 3.5 शक्तिपीठ ये और था इसका थीम। और थर्ड जो था यूपी का था, जहाँ अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाई जाती है, ठीक है ना, अयोध्या में जो दीपोत्सव, वो थीम था। तो ये आपको जजमेंट जो हुई थी उसमें आ गया। और इसमें एक बेस्ट मिनिस्ट्री को भी मिला है। तो बेस्ट मिनिस्ट्री किसको मिला है? तो बेस्ट मिनिस्ट्री आपको मिला है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब ट्राइबल अफेयर्स को क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने इनका जो थीम था वो था एकलव्य, है ना, EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या है? यहाँ पे क्या है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है वैसे ही एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाई गई हुई है ना। रेसिडेंशियल स्कूल है किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब अक्रॉस इंडिया के लिए एक बनाई गई हुई है मॉडल स्कूल, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। बेस्ट मिनिस्ट्री कौन हुआ, बेस्ट स्टेट कौन हुआ? अगर ऑनलाइन में पूछा जाए, है ना, कि ऑनलाइन किसको चूज किया गया था, तो ये पहला गुजरात को चूज किया गया था ऑनलाइन में, ठीक है, क्लियर। और ऑनलाइन में कौन सी मिनिस्ट्री को चूज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, CAPF की जो थी, है ना, उस मिनिस्ट्री को ये चूज किया गया था बेस्ट टैब्लो में, क्लियर। तो ऑनलाइन में गुजरात हेड था और ऑफलाइन में उत्तराखंड। हमारा आंसर उत्तराखंड होगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसमें से कुछ भी पूछेगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सॉल्व कर पाओगे। ये आपको एक्सप्लेनेशन में वैसे सब कुछ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द 4th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, है ना, दुस्तलिक बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड देन उज्बेकिस्तान। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि दोस्तलिक जो एक्सरसाइज है, दोस्तलिक, वो किसके किसके बीच में होता है? सो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अब होती है तो ये हुआ कहाँ पे? तो ये पिथौरागढ़, है ना, पिथौरागढ़ कहाँ पे? उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में, क्लियर। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। कौन सा इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है ना, प्राइवेटली डेवलप किया गया है। नाउ एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। तो इन्होंने स्काईरूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है, क्लियर। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट कौन किया है? स्काईरूट एरोस्कोप ने। इसका नाम क्या है? विक्रम-S। क्या नाम है? नेम जो है उस रॉकेट का, नेम ऑफ रॉकेट, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेम ऑफ रॉकेट जो है विक्रम-S है। और ये किस मिशन के अंदर में किया है? सो प्रारंभ मिशन के अंदर में, क्लियर। अब सारे ऑप्शन में दे दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली, कौन है? तो नाम आपको बताना है। सो नेम ऑफ द रॉकेट विक्रम-S। विक्रम-S किसने बनाया? एक स्टार्टअप कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। और कौन से मिशन के अंतर्गत में? प्रारंभ मिशन के अंतर्गत में। अब ये क्या है? बुजुम्क क्या है? ये बुजुम्क जो है ये एक नॉन प्रॉफिट स्पेस रिसर्च लैब है अर्मेनिया का। ये अर्मेनिया का एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब है, ठीक है। तो ये वैसे ही एग्जाम्पल में दे दिया, बट ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि स्काईरूट जो है, स्काईरूट एरोस्पेस फर्स्ट ये जो है स्टार्टअप है स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, जिन्होंने बनाया है विक्रम-S को और प्रारंभ मिशन के अंतर्गत बनाया है, ठीक है। यह आपको एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग विलेज वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एट इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। मोदी जी गए थे गुजरात में अनाउंस करने, है ना, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मोधेरा, है ना, मोधेरा जो ग्राम है ना, वो इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज होगा। सोलर पावर विलेज क्या हो जाएगा कि सेल्फ सफिशिएंट इन सोलर एनर्जी जनरेशन, वो सोलर एनर्जी जनरेशन में सेल्फ सफिशिएंट होगा। मोधेरा, तो ये आंसर हो गया मोधेरा ना। मोधेरा अगर मान लीजिए प्लेस इन न्यूज में पूछ दिया कि मोधेरा किस चीज़ की फेमस है, तो यहाँ पे एक है सन टेम्पल। और ये सन टेम्पल बनाया किसने था? पहले ये सन टेम्पल किस नदी के किनारे हैं?
तो पुष्पावती किस नदी के किनारे? पुष्पावती नदी के किनारे ये सन टेम्पल है। इसको बनाया किसने था? भीमवन ने। ठीक है, भीमवन ने। और भीमवन कहाँ की थी? कौन सी डायनेस्टी की थी? कौन से डायनेस्टी के थे? चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, तभी इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री डेट वॉन ICC T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। बिल्कुल, इंग्लैंड जो है 2010 में जीता था और 2022 में जीता था। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा एक वेस्ट इंडीज है। इंग्लैंड तो 2 बार जीता ही है, एक वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज भी जीता था 2012 में और 16 में। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। इंग्लैंड इज नॉट ओनली कंट्री डेट वॉन द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। एक वेस्ट इंडीज भी है जो 2 बार जीती है। तो इंग्लैंड तो 2 बार जीती है और भारत कब जीती थी? 2007 में। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड कप है 22 में कहाँ पे हुई थी? ये आप याद रखिए। 2022 की जो वर्ल्ड कप हुई है ICC T20 वर्ल्ड कप, वो हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब जो है 24 में कहाँ पे होने वाला है? तो ये भी आप याद रखिए, 2024 में ये होने वाली है वेस्ट इंडीज एंड US। ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा? प्यारा भारत, इंडिया में होगा। ठीक है, क्लियर? इंडिया और श्रीलंका दोनों कंबाइंड करके करेगा। इतनी तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि इंडिया में कब है। अब तो ये क्वेश्चन पहला तो गलत हो गया कि इंग्लैंड इज नॉट ओनली कंट्री दैट वॉन ICC T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी एडजस्ड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द ICC। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है या प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। ये बिल्कुल सही है। विराट कोहली 2014 में और 2016 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे और ही इज ओनली प्लेयर, ठीक है ना, ओनली प्लेयर टू बी एडजस्ड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज 2014 में 2016 में। सो द आंसर इज 2 ओनली। होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपको एक्सप्लेनेशन में सारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि एक्सरसाइज सी विजिल 22 के बारे में पूछ रहा है। तो पहला तो है कि एक्सरसाइज जो सी विजिल 22 है वो किस चीज़ के लिए था, है ना, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये जो है ये इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रहा था। इंडियन नेवी जो कोस्टल है ना इंडिया की, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये जो है सो कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म है ना। तो जो समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा है ना, कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म है। मैरीटाइम एक्टिविटी जो हो रही है उसको देखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें आपको इंडियन नेवी थे, कोस्टल गार्ड थे, स्टेट मरीन या कोस्टल पुलिस थे, कस्टम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फोर्थ अथॉरिटीज, प्राइवेट ऑपरेटर, ये सब मिलके किए थे। ठीक है, सो ये इंडिया के लोग ही किए थे, है ना। ये 15 से 16 नवंबर 2022 तक चली है। 2 दिन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। सो इट्स एम्स टू एसेस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन द डोमेन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल डिफेंस। बिल्कुल, इंडिया की इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी कैसी है वो चेक करने का था। बिल्कुल, ये सही है। नवल फोर्सेज ऑफ नेवल, अब देखो USA और जापान की नौसेनाएं इसमें नहीं आया था क्योंकि इंडिया के ही कोस्टल गार्ड, नेवी, ये सब मिल करके इसको किया था। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया। क्लियर, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला जो है, अब आ जाइए सिविल सर्विसेज 2023 में जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें आ जाइए। तो सिविल सर्विसेज 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। जो यूनाइटेड नेशन है उसने निकाला था वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना ग्राउंड वाटर नीचे से निकाला जाता है उसका क्वार्टर जो होगा ना, है ना, क्लियर, 1/4 इंडिया खुद अकेले निकालता है। और इंडिया जो निकालता है उसमें क्या करता है, इंडिया में निकालता है तो मतलब पीने के लिए थोड़ी निकालता है, पीने के लिए तो 8% ही निकालता है। उन्होंने कहा कि 80% जो निकालता है वो निकालता है इरिगेशन के लिए और 12% जो है सो इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी वाटर अंडरग्राउंड वाटर से निकाली जाती है उसमें इंडिया का आपको 1/4 है। ठीक है ना, मतलब 100 लीटर निकाल रहे हैं तो 25 लीटर सिर्फ अकेला इंडिया निकाल रहा है और बाकी 75 लीटर में पूरा वर्ल्ड। क्लियर, और इंडिया जो निकाल रहा है तो कोई ऐसा नहीं कि पीने के लिए निकाल रहा है, वो इसलिए वो निकालता है 8% ही पीने के लिए वो यूज होता है, बाकी 80% इरिगेशन में चला जाता है और 12% इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता है। ये पहला लाइन आपका सही है कि 1/4 निकालता है। दूसरा है
इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर। इंडिया को इसलिए एक चौथाई निकालना पड़ता है ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। मतलब भारत में पूरे वर्ल्ड का 18% जो आबादी रहती है उसको पानी पिलाने के लिए इनको 1/4 निकालना पड़ता है। ये सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि आपने देखा है कि पानी पिलाने के लिए तो 80% की ज़रूरत होती है। ये मेनली इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो निकलती है इरिगेशन के लिए निकलती है। तो ये गलत हो गया हमारा। तो आंसर क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये सिविल सर्विसेज 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ये आपको डाटा याद रखना चाहिए कि आगे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से ये पूछा है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम decades of civil strife and food shortage and was in news in the recent past for its very severe famine। कहाँ पे ऐसा हुआ था, है ना, कि क्या कहते हैं उसको, सीवियर फेमिन आ गया था, खाद्य संकट वगैरह आ गई थी, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये सिविल स्ट्राइफ मतलब कि गृह कलह, घर लड़ाई अपने अंदर में ही, है ना। सो ये तो एक दूसरे से चल रहा था। अब फूड शॉर्टेज हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत दिन से नहीं हो रहा है ना। तो इसमें ये कौन सी ऐसी कंट्री है जो न्यूज़ में है? तो ये है सोमालिया। सोमालिया जो है सो ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे डॉट सूखा आ गया है, बारिश वारिश आ नहीं रही है, तो हंगर और पूरा फैल गया हुआ हंगर और मैल न्यूट्रिशन पूरी जो है सो कंट्री में फैल गई हुई है। इससे हज़ारों लोग मर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। सो दैट्स द आंसर इज सोमालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो न्यूज़ में कितनी न्यूज़ के पूछ रहे हैं। रीजन्स ऑफन मेंशन इन न्यूज़, रीजन ऑफ फॉर बीइंग, क्यों न्यूज़ में था, है ना। ये अब बता रहा है कि उत्तरी किवू और इटूरी, नॉर्थ किवू और इटूरी, ये न्यूज़ में क्यों था, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या ये न्यूज़ में था कि वार आर्मेनिया और अजरबैजान के वार के कारण था, ठीक है, या देखो अब इसमें क्या है ना कि पूछ रहा है कि जो मैच हो रहा है पेयर कौन सा करेक्टली मैच है। सो नॉर्थ किवू और इटूरी जो है, नॉर्थ किवू और इटूरी ये कहाँ पे है? नॉर्थ किवू और इटूरी ये कॉन्गो में है, ठीक है, ये कहाँ पे है? कॉन्गो में। और इसके बाद आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, और इसमें क्या है, नगोर्नो, ठीक है ना, नागोर्नो काराबाख, ये नागार्नो काराबाख जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत दिन से चल रही है टसल, है ना। मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो देखो ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है, और ये जो रीजन है वो है नगोर्नो काराबाख। तो इसमें लड़ाई चल रही है। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये किसके किसके बीच लड़ाई है? आर्मेनिया, तो ये भी गलत हो गया, मिला हुआ सही नहीं है। इसका यहाँ पे ये मिला हुआ है, ये भी गलत हो गया। खेरसोन एंड जेपोरिजिया, है ना, ठीक है। तो खेरसोन और जेपोरिजिया क्यों न्यूज़ में थे? अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये यूक्रेन है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के बारे में तो सब आपको पता रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है डोनेस्क, बहुत चलता है, लुहांस्क, ये याद रखना आप। इसके बाद मारियोपोल, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। इसमें एक खेरसोन जगह है, ठीक है, खेरसोन है। और एक क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, खेरसोन के अलावा पूछा गया था, ठीक है ना, जपोरिजिया। सो आप देख लीजिए जपोरिजिया कहीं पे दिख रहा है आपको? ओके, सो यहीं पे है आपको जपोरिजिया, और एक न्यूज में थे कीव, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये सारी कि इसमें क्या क्या है। और मैंने आपको बताया था नॉर्थ किवू और इटूरी, ये जो नॉर्थ किवू इटूरी है वो आपको कॉन्गो में है, ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा। अब इसका जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें से तीनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। खेरसोन ये तो यूक्रेन में आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया। ये जो है सो आर्मेनिया और इसके बीच में है, अजरबैजान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, उसके लिए हो गया। नॉर्थ किवू और इटूरी जो है सो कॉन्गो में हो गया। तो इसमें से कोई भी मैचिंग सही नहीं है, तो आंसर हो गया नन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैंने आपको पूरी डायग्राम दिखा दी, और इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा है 44th से चेस ओलंपिक से क्वेश्चन। इंडिया का ही गेम है चेस, है ना, और जो 44th चेस ओलंपिक हुआ था वो हुआ था चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में हुआ था। और ये 1927 से ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहली बार भारत में हुआ है, फर्स्ट टाइम इन भारत, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, क्लियर। और ये कौन करवाता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कौन कराता है? इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये इसको
गवर्निंग बॉडी होती है। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो FIDE है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है लॉसेन। लॉसेन में है, जो कि लॉसेन जगह कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल मैस्कॉट थे, है ना, वो थाम्बी था। थाम्बी जो होता है वो तमिल वर्ड जिसका मतलब होता है यंगर ब्रदर, है ना, ये ऑफिशियल मैस्कॉट थे। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपिक वाज हेल्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। द ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड एज थाम्बी, ये भी सही है। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द वेरा मेंचिक कप। अब क्या होता है कि जो मेन जीतने वाले थे, है ना, विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन में मेंचिक कप, और द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। ठीक है ना। सो ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन जो है वो उल्टा कर दिया इस दोनों को, है ना। सो ओपन सेक्शन में, है ना, ओपन सेक्शन में और विमेन सेक्शन में हुआ था। सो ओपन सेक्शन में जो है वो हैमिल्टन रसल कप है, और जो क्या कहते हैं विमेन में है ना, विमेन में है वो है, विमेन सेक्शन में है वो वेरा मेंचिक कप है। ठीक है, विमेन सेक्शन में इंडिया ए को ब्रॉन्ज मिला था इसमें, इतनी इन्फॉर्मेशन रखिए। सो 2 ऑप्शन सही है, तो ओनली 2 ऑप्शन राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको पूरा आता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तुक्का वाला गेम नहीं चलेगा। ठीक है, यह आपको एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 189 कंट्री पार्टिसिपेट की थी, सबसे ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेट की थी। अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ गया आपको UPSC सिविल सर्विसेज 2023 के क्वेश्चन। डोनबास कहाँ पे है? ठीक है, सो डोनबास जो होता है वो आपको इसमें पूछ रहा है फिर से, हाउ मेनी ऑफ द एवर पेयर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो डोनबास जो है ये आपको यूक्रेन में है। जो 2 रीजन है, मैंने आपको कल बताया था अभी कि 2 रीजन है, एक लुहांस्क है और एक डोनेट्स्क है। तो ये जो है सो रसिया के साथ मिलता है। ठीक है ना। तो ये जो होता है इसमें एक सेपरेटिस्ट टेरिटरी है ना, 2 सेपरेटिस्ट टेरिटरीज नोन एज डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल रिपब्लिक इसमें। ठीक है ना, इसी दोनों स्टेट के बीच में 2 सेपरेटिस्ट हैं, है ना, जिनको अपना स्टेट चाहिए, वो ऐसा मानते हैं, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, है ना। और वो उसको बैक कौन करता है? रशिया, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो ये पूरा रीजन को जो है वो बोला जाता है डोनबास रीजन। क्लियर? तो डोनबास जो हो गया वो सीरिया में नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो डोनबास सीरिया में नहीं, तो एक तो ये गलत हो गया, ये यूक्रेन में है। दूसरा क्या है? टिग्रे। अब टिग्रे कहाँ पे है? ये इथोपिया में है, ये भी नॉर्थ यमन में नहीं है, ये कहाँ पे है? इथोपिया। ठीक है, और इसके बाद ये उल्टा कर दिया है, देख लो, इथोपिया। और एक कचिन है, तो ये कहाँ पे है? ठीक है, कचिन जो है ये चाइना में है। ठीक है, आप देख लो, ये चीन का भाई कचिन याद रखो, है ना। ये टिग्री हो गया, और ये इस पूरे रीजन को, इसमें हम आपको क्या बोलते हैं? डोनबास रीजन। ठीक है, तो ये आपको इसमें से भी कोई भी सही नहीं, नन, कोई भी सही नहीं लगाया है आंसर। ठीक है, अगला है, इन द रिसेंट ईयर्स चार्ट, अगेन सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है कि इन द रिसेंट ईयर्स चार्ट, है ना, गिनी, माली और सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल। सब में कॉमन था, ये क्या ऐसा क्या किया इन लोगों ने? तो इन्होंने किया था तख्ता पलट, है ना। सो सक्सेसफुल कॉप्स, चाड, माली, गिनी एंड सूडान, ये सब जो है सक्सेसफुल कॉप्स किए थे, मतलब तख्ता पलट, है ना। इसमें आपको और भी है, जो बुर्किना फासो, अभी नया में जो आया है बुर्किना फासो, इन्होंने भी, इसमें भी तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट मतलब सरकार चेंज कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगेन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओके, सो सिविल सर्विसेज का है, पता नहीं किसका है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20, यूपीएससी का एग्जाम क्या है कहीं का। सो द G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली established एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। यस, सिविल सर्विसेज का ही पेपर है, क्या एक क्वेश्चन है। G20 का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था, और 1999 में जब हुआ था उसमें क्या था कि इसमें सिर्फ FM और जो सेंट्रल बैंक होते थे हर जगह के, उसके गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे, और वो डिस्कस करते थे कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू के बारे में। तो पहला तो एकदम सही है।
दूसरा क्या है, तो अब इसमें क्या है कि ये G20 बहुत न्यूज़ में है, G20 पे क्वेश्चन आ सकती है, आप G20 पूरा तैयार करके जाएं। पिछले साल भी G20 में कौन कौन सी कंट्री है सो पूछा था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। G20 में कौन कौन है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस, 19 ये हो गया, और एक यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया G20 की पार्टनरशिप ले रही है, तो पहले इंडिया 2023 में, इससे पहले कौन था? 2023 में इंडिया G20 का ये कर रहा है, प्रेसिडेंसी है। पहले, इससे पहले 22 में कौन था? इंडोनेशिया। ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया था, और 2024 में कौन होगा? ब्राज़ील। 2024 में ब्राज़ील होगा। तो ये भी याद रखना है आपको। अब इनकी जो G20 प्रायोरिटीज़ है वो कौन सी है? सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया का, तो आप डिजिटल इंडिया, तो ये तो होगा ही आंसर। सो आंसर तो बोथ 1 और 2 हो गया। लेकिन G20 वाले में और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, एंटी करप्शन, टेररिज्म, ये रहेगा ही इंडिया का, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप सी देख लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलरली माइग्रेशन, GCM। अब देखो, जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलरली माइग्रेशन है, वो जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ना, ये UN के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, UN के साथ में लगे बनाया गया था। अब क्या है, सो ये इट इज़ द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जिसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन को पूरी हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंसीडर करता है। लेकिन ठीक है, ये हो गया। सो रिसेंटली ऑल द कंट्रीज, अब इसमें क्या है ना, देखो एक लाइन ये देखो, ऑल रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड, नहीं, 163 कंट्री मात्र किया है। इसमें तो आपको US, हंगरी, इजराइल, ये सब तो इसमें वोट ही नहीं किया था, वोट अगेंस्ट कर दिया था। इसके जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के लिए था, उसमें वोट अगेंस्ट किया था। ठीक है ना, क्लियर? तो ये तो ऑल जो है, ऑल द कंट्री ऑफ UN, ऐसा नहीं है, अभी तक 160 कंट्री ही अडॉप्ट किया है, तो पहला तो गलत हो गया। लेकिन उससे आपका काम चलने वाला नहीं है कि इसमें से पूछ रहा है कि कितने सही है कितने गलत है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर, नहीं, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, तो ये भी गलत हो गया। बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द GCM एड्रेसेज इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स। अब ये जो है, ये लोकल, नेशनल, रीजन, ग्लोबल लेवल, ये सबको कंसिडर करता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही है, तो ओनली 1 सही है, इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। अगेन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। इसमें से कौन से हैं? हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन? सो यूक्रेन से कौन कौन करता है आपको पता है? रसिया, इस साइड से शुरू कीजिए, रसिया, इसके बाद बेलारूस, पोलैंड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्लोवाकिया, ठीक है ना, हंगरी, इसके बाद आपको रोमानिया, और इसके बाद माल्डोवा, और एक साइड में आपको ब्लैक सी है। ठीक है, तो ये पूरी है। अब आप देख लो, इसमें हंगरी है, बिल्कुल है, रोमानिया है, बिल्कुल है, और कोई है ही नहीं, है ना। लिथुआनिया कहाँ से आ गया? ना ही लिथुआनिया है, ना ही लातविया है, ठीक है ना बुल्गारिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगेन ओनली 2। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ब्लैक सी के चारों तरफ की कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, और रशिया, ये यूक्रेन के चारों तरफ है। तो यूक्रेन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सब मिशन
ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब 2015 में एक लॉन्च की गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब ये जो लॉन्च की गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, तो इस ओकेजन पे ये किया गया था लॉन्च नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। कौन इंप्लीमेंट करता होगा इसके चीज़ों को? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब इसमें क्या है, इसके लिए 3 एजेंसी हैं जो इनको सपोर्ट करती है। वन इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, वन इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वन इज DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। अब इन सब का काम क्या है? जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है उसका काम है कि पॉलिसी कैसे बनाना है, ट्रेनिंग का क्या एक्रेडिटेशन होनी चाहिए, क्या इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसमें क्वालिटी कैसे होना चाहिए, इस क्वालिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये काम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का। इसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्या काम है? ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे देखता है। ठीक है ना, ट्रेनर की कैपेसिटी बिल्डिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, है ना, और इंडस्ट्री के साथ इंगेज करता है ना। तो ये हो गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और DGT जो है ये पूरी ट्रेनिंग देखता है, चाहे एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो, है ना, जितना भी हो, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो सब इसके अंदर में आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग के अंदर में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 7 मिशन है, 7 मिशन है। इसमें 3 आपको पूछा है। वन इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। वन इज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। एक है लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। इसके अलावा ये 3 के अलावा 4 और हैं। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 7 सब मिशन इसके अंदर जो है ना, मिशन जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर 7 सब मिशन है। उसमें ये 3 ये हो गया, 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर 4 हो गया, 1 हो गया कन्वर्जेंस, ठीक है, 5 हो गया, 1 हो गया ट्रेनर्स, ठीक है, और 1 हो गया सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगला ओके, सो एक्सप्लेनेशन है पूरा। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटेशन ऑफ, ये आपको डेवलपमेंट वाले में आ जाएगा, डेवलपमेंट इशू में। सो द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड, किसने किया था? अब देखो, ये जितनी भी कमेटी है ना, ये सारी की सारी कमेटी जो है सो पॉवर्टी की एस्टिमेशन के लिए बनाई गई थी। चाहे वो अलग कमेटी हो जो 1979 में बनी थी, ठीक है, या आपको ये लकड़ा, है ना, लकड़ा वाला समिति हो, कमेटी हो, है ना, ठीक है, तो ये भी बना, ये है 1993 में, ठीक है, ओके। और ये जो दांडेकर कमेटी थी, दांडेकर कमेटी, वो VM दांडेकर एंड एन रात कमेटी थी, वो बनी थी 1971 में, कि पॉवर्टी को कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना। सो पहली बार जो ये 1971 में ये हुआ था, फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे, उस पर हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा था कि VM दांडेकर और एन रात कमेटी जो थी, उन्होंने डेवलपमेंट इशू में ये सब क्वेश्चन आएंगे, आप याद रखना। सो VM दांडेकर और एन रथ ने उन्होंने कहा था, उनका व्यू था कि पॉवर्टी जो होगा वो एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए। सो कम से कम 2250 कैलोरी पे, 2250 कैलोरी होना चाहिए, ठीक है, पर डे, बोथ रूरल में और अर्बन पे, ठीक है। तो ये बोला था इन्होंने कि एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, खर्चा 2250, कम से कम 2250 कैलोरी पर डे, बोथ रूरल और इसमें आपको अर्बन में ये होना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया। इसके बाद 1979 में अलग कमेटी आया। अब अलग कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको जो प्राइस है आप एक्सपेंडिचर पे निकाल रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है, निकालो, बट एक्सपेंडिचर पे आपको इन्फ्लेशन की प्राइस भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। जब इन्फ्लेशन होती है तो आप उसके अनुसार से, है ना, और पॉवर्टी में क्या होगा कि कितने से नीचे वाले को हम गरीब मानेंगे, है ना। तो वो अलग कमेटी ने ये बात कहा, वाईके अलग इनके चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर है, मतलब खा रहा है 2250, लेकिन क्या खा रहा है ना, वो चीज़ें। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि वही कि इन्फ्लेशन को भी इसमें कंसीडर करना चाहिए जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये हो गया। इसके बाद हुआ लकड़ा वाला कमेटी।
लकड़ावाला कमेटी जो था 1993 में, डीटी लकड़ावाला इनके चेयरमैन थे। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एग्रीकल्चर लेबर का है, इससे आपको पैटर्न पता करो, कंजम्पशन पैटर्न, है ना, ये बताया था। और इन्होंने बताया था कि हर स्टेट का स्पेसिफिक करो, ठीक है, हर स्टेट का स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ठीक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है अर्बन एरिया में, और तो अर्बन एरिया में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के अनुसार से, और रूरल एरिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर के अनुसार से करेंगे, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। और हर स्टेट में अलग अलग करें, ये लड़का लकड़ा वाला नहीं करने। अब ये सब प्रॉब्लम हो रही थी सबकी, भाई सब कुछ बोल रहा है। सो 2009 में आया तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने आपको ये कहा, तेंदुलकर कमेटी कहा कि नहीं, ये जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थे उसको लाया, और उन्होंने कहा कि पॉवर्टी की जो ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन में जितनी खर्चा होती है बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड, ठीक है। मिक्स रेफरेंस पीरियड पे आपको ये करना है पॉवर्टी। इसमें इन्होंने 446 रुपये 68 पैसा पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया और 578 रुपये 80 पैसा पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया इन्होंने कहा था पॉवर्टी लाइन 2004 और 5 में। मिक्स रेफरेंस पीरियड क्या होता है कि इन्होंने कहा कि एक ना हम लोग रेफरेंस पीरियड लेंगे और उस रेफरेंस पीरियड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक रेफरेंस पीरियड होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि तेंदुलकर कमेटी जो प्रिपेयर किया था वो 2004-5 के लेवल को माना था, ठीक है ना। पीपीपी टर्म में परचेजिंग पावर पैरिटी आप अगर ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो एक रेफरेंस टाइम होना चाहिए, उस रेफरेंस पे कैलकुलेट करना चाहिए। सो दिस इज द आंसर इज द तेंदुलकर कमेटी, और ये आपको एक्सप्लेनेशन है पूरी और डिटेल में लिखी गई है। उसके बाद फिर आपको रंगराजन कमेटी बनी थी, है ना। सो ठीक है ना, तो इसके बाद रंगराजन कमेटी बनी थी इसकी पॉवर्टी के लिए। तो ये इतनी सारी कमेटी है, आपको ये पता होना चाहिए। सो ये जो कहा था कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, उसको बेसिस मान करके आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया तेंदुलकर कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज आर अडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान। पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लगाई गई थी। सो पोषण अभियान जो है ये नेशनल, है ना, न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। वो मिड डे मील वाला आप नहीं समझना, पोषण प्रधानमंत्री पोषण निर्माण वो अलग है। ये पोषण अभियान जो है 2018 में स्टार्ट की गई थी और 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च के तहत ये किया गया था, ठीक है। अब इस अभियान में क्या था कि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, है ना, यंग चिल्ड्रेन, वीमेन, एडोलसेंट गर्ल्स में एनीमिया का, है ना, एनीमिया को रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन बच्चों को, या आपको स्टंटिंग, है ना, वो सब रोकने के लिए इन्होंने प्लान किया था। तो इसने कहा था क्या कि और लो बर्थ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, स्टंटिंग, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, इसके बाद एनीमिया इन वीमेन, एडोलसेंट गर्ल्स, यंग चिल्ड्रन, है ना, और एक हो गया लो बर्थ। ये था इनका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का। तो इसमें बोला था कि जो भी अभी आज के डेट में है हम हर साल 2% कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे 2%, सॉरी ये दो था और ये 3% था, एनीमिया 3% से करेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि इनको हम लोग, है ना, लो बर्थ वेट, है ना, जन्म लेते समय में कम वेट होगा, लो बर्थ वेट, है ना। तो इन सबको हम कम करेंगे, इस अभियान में कहा गया था 2% पर एनम से कम करेंगे, 2% करेंगे, और ये 3% करेंगे, और ये 2% पर एनम से करेंगे। अब इसमें क्या था कि बिहेवियर पहले चेंज लाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो टेक्नोलॉजी, और इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इसमें वीमेन है, चिल्ड्रन है, उसको जो है सो ग्रोथ के मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसा हो रहा है। अब हमारा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी आर एडॉप्ट, कौन सी स्ट्रेटजी ली गई थी। सो इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस ऑफ बेटर सर्विस। तो इसमें सच में इंटरसेक्टरल था, इंटरसेक्टर में था कि बहुत सारी जो अभियान था उस सबको एक जगह करके और ये करके और इसको एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो हो गया एक बड़ा सा हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन का चलता है, तो सबको कंबाइंड करके ये देखना है कि जो एनीमिया कम हुआ कि नहीं, अंडर न्यूट्रिशन कम हुई नहीं। जैसे अंडर न्यूट्रिशन कम हुआ, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण में भी अंडर न्यूट्रिशन ही कम हो रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो है सो कंबाइंड है, तो पहला सही है।
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि भाई कैसे मतलब ग्रोथ रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला था? सो एलन एस्पेक्ट है ना, जॉन एफ क्लॉजर, और इसको मिला था एंटोन जिलीगर को। ये इनको मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2020 में 2 में। इतना आप याद रखिए कि 2022 में नोबेल प्राइज फिजिक्स को किसको मिला था। और इसमें आपको नोबेल प्राइज जितने भी मिले हैं वो सब याद रखने हैं आपको। ये इंटैंगल्ड एक्सपेरिमेंट विद द इंटैंगल्ड फोटोन है ना, तो इतना याद रखिए कि इंटैंगल्ड फोटोन पे, अब इसमें मैं समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इतना याद रखिए इंटैंगल्ड फोटोन को है ना, इसमें ये किया था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बस इतना आप याद रखिए फिजिक्स में। ठीक है, अब आप ये याद रख लीजिए कि केमिस्ट्री में किसको मिला था। केमिस्ट्री में मिला था एक कैरोलिन आर बेर्टोजी, ठीक है, एक मॉर्टेन मेल्डाल को, मॉर्टेन मेल्डाल, और एक बैरी शार्पलेश, ये इनको मिला था। ये तीनों को केमिस्ट्री में मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो आप इसमें याद रखोगे इंटैंगल्ड फोटोन, इसमें याद रखोगे बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ज़्यादा पीएचडी करनी नहीं है इसमें, है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, ठीक है ना। सो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। अब अगर जो मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में अगर बात करेंगे, सो मेडिसिन में किसको मिला था? मेडिसिन में मिला था सवांते पाबो, है ना, इसको मिला था। इनको मिला था जेनोम, जो डिस्कवरी कंसर्निंग द जेनोम्स ऑफ जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, उसकी जेनोम को डिस्कवरी करने के लिए इनको मिला था। ठीक है, इसके बाद एक लिटरेचर में किसको मिला था वो याद रखिए, लिटरेचर में मिला था एनी को, याद रखना है एनी। सो लिटरेचर में मिला था एनी एर्नॉक्स, ठीक है ना। ये इसलिए मिला था कि क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच सी अनकवर्स द रूट इंस्ट्रैंगलमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी, मेमोरी को ये क्लिनिकल एक्यूटी से ये करती थी, ठीक है ना। तो इसको मिला था, इसके लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद आपको एक याद रखना है, पीस प्राइज में किसको मिला था? जो एलिस, इसको मिला था एलिस एलिस, ठीक है, बियालिट्स्की है ना, इनको मिला था। ठीक है, तो इन सबको मिला था। फिर बाकी जो इतने लोगों को आप याद रखिए, और फिर आपको अगर इस पर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सॉल्व करके आने हैं। सो आंसर इसमें क्या हो गया? कौन नहीं है? तो क्लॉस हैसलमैन। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, चीता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया से चीता लाया गया है, वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, किस पार्क में लाया गया है? अब पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चीता जब आया था तो पूरा चीता के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दिया, है ना, पूरी दुनिया का चीता के बारे में क्या क्या होता है, चीता को देख के पहचान जाते उतना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गिलहरी पे, ठीक है ना, बट चीता पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो चीता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल माना गया है, वल्नरेबल। लेकिन जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता जो इंडिया में हुआ करता था कभी, जो अब विलुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है ना, तो वो जो है अभी ईरान में है। सिर्फ एशियाटिक चीता सिर्फ ओनली वन ईरान में है। अभी जो हमारे यहाँ आया है वो अफ्रीकन चीता है जो कि वल्नरेबल है, ठीक है। और जो एशियाटिक चीता है वो तो इंडिया में एक्सटिंक्ट है, बट चूँकि ईरान में है तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। और जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है, ठीक है। इतना आप याद रखिए इसमें। और इसके बाद आप याद रखिए कि इसमें ये कौन से पार्क में लाया गया था। तो अभी जो है ये आपको इंडिया में तो 1952 में डिक्लेयर्ड हो गया था कि चीता है नहीं, है ना। अब ये नामीबिया से लाया गया है चीता, तो नामीबिया से लाया गया है, किस नेशनल पार्क में लाया गया है? तो ये आपको लाया गया है कूनो नेशनल पार्क। सो कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, जिसमें 5 अफ्रीकन चीता को पहले बार आया है, और उसमें 3 मेल है और 5 फीमेल है, ठीक है। तो ये लाया है, और पहली बार ऐसा कुछ हुआ है ट्रांसलोकेशन। इससे पहले जो बिग कैट्स प्रजाति को यहाँ से वहाँ ट्रांसलेट किया है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। अब ये केवलादेव घना कहाँ पे है? केवलादेव घना कहाँ पे है? ये
राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। और केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है, और केनो कुनो जो है वो मध्य प्रदेश में है। उम्मीद करते हैं तो आपको पता ही होगा इतना। ठीक है, ये आपको बहुत सारी फ़ोटो डाल दी है, आप देख लेना। मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। अब ये पूछ रहा है बेसिकली कि दिल्ली में कौन कौन हेरिटेज साइट है, ठीक है ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो इंडिया में जो टोटल यूनेस्को 2022 तक था वो 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। उसमें 32 जो है कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 नेचुरल और 1 कंबाइंड है। सो एक मिक्स वाला है, उसका तो आपको याद रख सकते हो, ठीक है ना। खांगजेन चोनगा है ना, वो नेशनल पार्क है ना। तो वो आपको ये मिक्स टाइप में आता है। बाकी जो है 32, 7 और 1 आपको याद रखना है। अब ये क्या है कि यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो कन्वेंशन हुई थी 1972 में, उसमें उन्होंने विचार किया था कि जो भी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे वर्ल्ड में है जो उसकी यूनिवर्सल वैल्यू है, कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज है, उसको हम नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में जो है वो कौन कौन है, इसमें से हुमायूं टॉम्ब है, कुतुब मीनार है और रेड फोर्ट है। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। तो पूछा है कि मानव अगर विजिट करना चाहता है दिल्ली के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, तो वो कहाँ कहाँ विजिट करेगा? तो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्या है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ग्लोबल की अवेयरनेस फैलाने के लिए वेटलैंड्स को पीपल के लिए बहुत ज़रूरी है, पीपल और प्लैनेट के लिए। ग्लोबल टाइगर डे होता है, जो इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे, वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें जो 13 टाइगर रेंज कंट्री है वो कि टाइगर की संख्या 2022 तक दोगुना करना है ना, इसके लिए ये बनाया था। और वो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 2010 में ये प्लान किया गया था कि 29 जुलाई को मनाएंगे। वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 1993 से ये मनाया जाता है। ठीक है, और मदरलैंड डे या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, सो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो अप्रैल 22 को मनाया जाता है। तो आप देख लो इसमें कौन सा आंसर होगा, 3142। ठीक है, अच्छा, आंसर में कभी कभी क्या होता है कि समझाते हैं पर आंसर में कभी कभी कुछ गलती से लग जाता है, तो इतनी तो आप समझदार हो, यू आर गोइंग टू गिव अ यूपीएससी एग्जाम, तो उसको थोड़ा ठीक कर लो, है ना। बहुत सारी ये आ जाती हैं, क्वेरी आ जाती है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, जेन्यून कोई अगर गलत है तो बिल्कुल बताना चाहिए, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब इसमें क्या हो गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाया। ये एक यूनिक इंडेक्स है कि मतलब कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है पूरे स्टेट और यूटीज में, वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो दैट्स अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम पूरे हर स्टेट और यूटी में। तो वहाँ पे जब ये कैलकुलेट किया गया तो टॉप 5 जो आया था 2020-21 में, वो आपको अब आंसर लग रहा होगा कि नहीं, दिल्ली तो होगा ही होगा, है ना। केरला था, पंजाब था, चंडीगढ़ था, दिल्ली इसमें नहीं था। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो दिल्ली नहीं। सो केरला है, पंजाब है, चंडीगढ़ है और महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ये सारी हैं, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये टॉप 5 अचीवर्स हैं जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में। ठीक है, ये टॉप 5 अचीवर है। क्लियर, ये आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस? सो UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस ये 46 सालों के बाद हो रहा है। इस सब 1977 में अर्जेंटीना में ये हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था। अब 46 साल के बाद फिर से हो रहा है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सो न्यूयॉर्क में हो रहा है, बहुत दिन के बाद हो रहा है। और इनकी जो थीम है वो क्या थी? आवर वाटरशेड मूवमेंट, आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, अ बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन, किसके किसके बीच में गरुड़ शक्ति होता है? तो गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, इतना आप याद रखें। ये आपको इंडिया और इंडोनेशिया स्पेशल फोर्स के बीच में इंडोनेशिया में हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज
included in the national multi-dimensional poverty index. So national multi-dimensional जो poverty index होती है उसमें 3 डायमेंशन होती है. वन इज ए हेल्थ, ठीक है, और एजुकेशन, तो डायमेंशन पूछेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब ये जो होता है इन सब की वेटेज होती है 1/3 1/3 1/3, ठीक है. अब इसमें क्या है कि इसमें जो इंडिकेटर होते हैं इसके 3 इंडिकेटर हैं, इसके 2 इंडिकेटर हैं, और इसके 7-8 इंडिकेटर हैं, ठीक है, 7 इंडिकेटर हैं. नाउ पहला जो हेल्थ में आ जाता है, एक आती है न्यूट्रिशन, एक होती है चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी, और एक होता है एंटीनेटल केयर. और एजुकेशन में आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस. ये इंडिकेटर है, ये डायमेंशन है, 3 डायमेंशन और 12 इंडिकेटर, 3 डायमेंशन और 12 इंडिकेटर. उसमें 3 ये हो गए, 2 ये हो गए और 7 ये हो गए. सो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसमें कंसीडर होता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम इसमें इंडिकेटर में नहीं आता है. तो ये 12 इंडिकेटर आपको याद होने चाहिए, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और उसमें जो है सो आपको इतने इंडिकेटर है, ठीक है. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वीमेन कंटिजेंट टू ए यूएन पीस कीपिंग मिशन, इन विच कंट्री डिड दिस मिशन ऑपरेट. अब यूएन पीस कीपिंग में इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो पूरी वीमेन बटालियन को भेजी है ना. तो वो कहाँ पे भेजी है महिला टुकड़ी को? वो सूडान में भेजी है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम. कौन सा स्वयं प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? तो स्वयं जो है वो क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. अब ये क्या है कि इसमें 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक की होगी, और ये ऑनलाइन होगी, और यहाँ पे आपको जो ई टेक्स्ट होगा वो भी मिल जाएगा. सो वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस फॉरम पे डाउट भी हो कर सकते हो, और आप प्रिंट डाउनलोड भी कर सकते हो. ये ऑफलाइन के लिए नहीं है. सो आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें स्वयं का पार्ट नहीं है, तो आप ये बता दोगे कि स्वयं का ये पार्ट नहीं है. सो बी आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है. अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप मेन फॉर मैक्सिमम नंबर टाइम. सबसे ज़्यादा टाइम कौन जीता था? तो ब्राज़ील 5 बार जीता हुआ है. इसके बाद अर्जेंटीना आपको 3 ही बार जीता है अभी तक. फ्रांस 2 बार जीता है. स्पेन 1 बार जीता है, ठीक है ना. ब्राज़ील 5 बार के बाद जर्मनी है जो 3 बार जीता है, ठीक है. सो आंसर क्या हो गया? ब्राज़ील. फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील सबसे टाइम ज़्यादा जीता है. अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी. अब किसको मिला है ना, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये किसको मिला है? तो जो यूएनईपी प्रोग्राम 2022 है उसमें जो मिला है वो मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को. डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है. ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ना, और ये चलाती है हरगिला आर्मी. अब ये हरगिला आर्मी क्या है? ये इसमें सारी फीमेल हैं जो कंजर्वेशन करती है, कंजर्वेशन मूवमेंट में जो है वो सारे फीमेल हैं. और वो फीमेल जो है ना, वो क्या करती है कि वो खुद भी कमाती है टेक्सटाइल सेक्टर से, है ना, और टेक्सटाइल चीज़ को विथ मोटिव्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ, और उससे उस पैसा कमाती है. तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रहती है, ठीक है. सो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है. ये आपको एक्सप्लेनेशन है. अगला है कि द थीम ऑफ इंडिया G20. देखो G20 को पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है. सो G20 का जो थीम है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली. पूरी अर्थ जो है एक फैमिली है, वन फ्यूचर. ये कहाँ से ली गई है? तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो है वो 3 संस्कृत वर्ड से बनी गई है. एक है वसुधा मतलब अर्थ, ऐव वसुधैव है ना, वसुधा ऐव मतलब लाइक, और कुटुंबकम मतलब क्या हो गया? एक्सटेंडेड फैमिली, है ना. पूरी वर्ल्ड एक एक्सटेंडेड फैमिली है. और ये आज की बात नहीं है, महाउपनिषद में बहुत पहले बताया गया है. इवन हितोपदेश में भी बाद में बताया गया है, और भी अदर लिटरेरी वर्क में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम. तो वहाँ से लिया गया है. तो कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है द 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 2022 एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझांदी, है ना, सालझंडी में. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इंडियन नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सो इंडियन नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो होती है सूर्य किरण, ठीक है. तो ये 1629 दिसंबर तक हुई है.
इसके बाद संप्रति क्या है, संप्रति जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है ना। और मैत्री शक्ति, मित्र शक्ति किस में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। और युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में है। ठीक है, तो ये आप सब समझ गए हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो नीति आयोग करती है, एक हाउसहोल्ड को डिप्राइव्ड माना जाता है। कब माना जाता है डिप्राइव्ड, एक हाउसहोल्ड को डिप्राइव्ड तब माना जाता है जब उसमें उस हाउसहोल्ड की कोई बच्चा जो 0 से 59 मंथ का होगा, 0 से 59 मंथ का हो, या ठीक है ना, कोई 15 से 39 बरस का कोई हो, 15 से 49 बरस का, है ना। वीमेन ये बच्चे हो गए, चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड जो 0 से 59 मंथ का है, या वीमेन जो 15 से 49 बरस का है, या कोई मैन जो 15 से 54 बरस का है, और उसको जो है उसकी न्यूट्रिशनल जो है वो अंडर नूरिश्ड है ना, वो अंडर मतलब कि वो अल्पपोषित है, अंडर नूरिश्ड है। तो इसमें क्या है, तो उसको जो है हम लोग उसको डिप्राइव्ड मानेंगे। अब इसमें बोला कि विमेन जो होगी 15 से 49 वर्ष का, या मैन जो होगा 15 से 54 वर्ष का, उसकी निकालेंगे बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स अगर कितने होगा, वेट है ना पर हाइट का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो आपको 18.5 kg से 18.5 kg से बिलो अगर होगा तो हम बोलेंगे कि अंडर नूरिश्ड है। ठीक है, मतलब कोई भी मेंबर, अ सिंगल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड, जैसे कोई भी बच्चे हो जाए 0 से 59 मंथ का, या वीमेन हो जाए या मैन हो जाए, कोई भी अंडर नूरिश्ड होगा तो हम बोलेंगे कि दिस हाउस होल्ड इज डिप्राइव्ड, वंचित माना जाता है उस हाउस होल्ड को। ये किसके अंदर से, नीति आयोग जो निकालती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें कहता है कि भाई ठीक है, ये तो समझ गए कि अंडर नूरिश्ड को होगा तो डिप्राइव्ड हो गया, लेकिन अब अंडर नूरिश्ड का क्या डेफिनेशन है, तो बोला कि उसके हम बीएमआई निकालते हैं। बीएमआई कैसे निकालते हैं, वेट इन केजी डिवाइड बाई लेंथ, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो ये बीएमआई निकला, क्लियर। और इस बीएमआई को हम लोग देखेंगे, बीएमआई की वैल्यू अगर वो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से बिलो हुआ मेन या वेमेन का, तो हम बोलेंगे कि वो अंडर नूरिश्ड है। तो दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ये नीति आयोग से की रिपोर्ट से ली गई है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स इज एट द बॉटम ऑफ द कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 एज पर द नीति आयोग। नीति आयोग निकालती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो 2020-21 की जो हुई थी उसमें बॉटम में कौन था, तो मैं बता देता हूँ बॉटम में कौन होगा, बिहार, उससे पहले सेकेंड लास्ट में झारखंड, और उससे पहले कौन था, असम, और टॉप में कौन था, केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। क्लियर। सो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में जो कंपोजिट था सब कुछ मिला करके, उसमें बॉटम में बिहार, उससे पहले झारखंड, और उससे पहले असम, और टॉप में केरला, तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश। सो आपको एक्सप्लेनेशन है। द रिजोल्यूशन adopted by the United Nations General Assembly on 3rd March 2021 decided to celebrate the year 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या माना गया है, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब कार्तिक मैयप्पन जो जिन्होंने हैट्रिक लिया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में, वो कहाँ से है, ठीक है। तो वो जो है कार्तिक मैयप्पन जो है वो लेग स्पिनर है ना, और यूएई से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, यूएई से। अगला क्वेश्चन है ई रूपी के बारे में। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई रूपी। अब देखो ई रूपी क्या है, जैसे मान लो कि ई रूपी एक वाउचर है, ई रूपी क्या है, एक वाउचर है ना, या एसएमएस पे आपको चला जाएगा कोड, या आपको क्यूआर कोड होगा, वो एक प्रीपेड वाउचर है, मतलब गवर्नमेंट पहले ही उसको खरीद के और तब देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का काम कर रही है, जैसे साइकिल के लिए पैसा दे रही है, तो अब क्या हो गया कि मान लीजिए कि वो पैसा या बुक के लिए दिया, कपड़े का दिया, तो उसको क्या करते हैं, वो पैसा में से कुछ बचा करके, जो घर वाले को आप पैसा दे देते हो तो वो क्या करते हैं, बचा करके कुछ खा जाता है, कुछ कर देता है। तो वो चीज़ यार कुछ अपने यूज में ले लिया, तो जो चीज़ आप बच्चों के लिए दिए वो किसी और के यूज में चला गया, तो उस केस के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम ऐसा काम करते हैं, हम एक वाउचर देंगे, तो वो कोड आपके पास एसएमएस से चला जाएगा, ये क्यूआर कोड से आपके फ़ोन में चला जाएगा, और वो डिजिटल वाउचर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 1000 का कूपन दे दिया, ठीक है ना, तो 1000 का कूपन दे दिया, तो आपको मान लीजिए कि शू के लिए आपको 1000 का कूपन दिया, तो उसमें क्या है कि आप दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार को वो कूपन दोगे, ठीक है ना,
सो दुकानदार अगर मान लीजिए 1000 रुपये का है तो आपको 1200 का भी खरीदना होगा, तो आप 200 दे दीजिएगा, तो आप 1200 का खरीद सकते हो, जितने का मन होगा उतने का। और अगर गवर्नमेंट कुछ खरीद के देती है, लेट अस एज्यूम, तब भी उसमें नुकसान है कि गवर्नमेंट ने खरीद के दिया, पता नहीं आपको पसंद ही नहीं आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई चलो हम तो 10,000 हमारा खर्च हुआ ही है और आपको पसंद नहीं है, तो उससे बेटर है कि आपको अगर 1000 रुपये मिला करके कुछ और 11,000 का खरीदना है तो आप खरीद लो, तो हम एक 10,000 का आपको वाउचर दे देंगे। उस वाउचर से क्या होगा कि वो वाउचर आप दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते हो, जो रजिस्टर्ड दुकान वाला होगा, है ना, वही उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको रिडीम करेगा। क्लियर? तो वो होता है एसएमएस या क्यूआर कोड से होता है। ये जो स्टार्ट किया था ई रूपी, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने स्टार्ट किया था, एनपीसीआई ने ये किया है। आरबीआई ने कहा कि ठीक है, ई रूपी का पहले क्या था कि लिमिट था कि 10,000 से ज़्यादा का वाउचर नहीं दे सकते हैं, अब इसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपीज 1,00,000, बिल्कुल सही है। बेनिफिशियरी कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग अ, बिना बैंक अकाउंट के भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की कोई बात ही नहीं है, आपको कोड दिए, वो वो कोड लेकर के आप जाओगे दुकानदार के पास में, बोलोगे मुझे ये जूते चाहिए, है ना। अगर वो शॉप का होगा, आप सोचो कि अगर शॉप मान लीजिए जूते खरीदने के लिए आपको पैसे मिले, तो आप जूते वाले शॉप पे ही उसको रिडीम कर पाओगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा दिए, तो लैपटॉप वाले शॉप पे, जो लैपटॉप वाले शॉप रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, कि सो आई एम सेलिंग लैपटॉप, ठीक है ना, तो वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जाकर रिडीम हो जाएगा। टू रिसीव ई रूपी ऑन मोबाइल फोन, बेनिफिशियरी नीड ए स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन। बेनिफिशियरी को, अभी ये तो आपको भी पता है कि अगर आप जूते और पहनने के लिए, कपड़े के लिए अगर किसी को पैसे दे रहे हो, तो उतना पैसा तो उसके पास स्मार्ट फ़ोन और इंटर कनेक्शन होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये कोई ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल भी फ़ोन है तो भी उस पर चला जाएगा। तो तीसरा गलत है और 1 और 2 इज़ राइट। होप आपको समझ में आया होगा। और इसको मल्टीपल टाइम, जैसे मान लीजिए 10,000 का कूपन दे दिया, आपने कुछ खरीदा 1000 रुपये, फिर अगर मान लीजिए कुछ और बाद में खरीदना है तो मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज लॉन्च, इट हैज़ नो टेल पाइप इमिशन अदर देन। अब इसमें क्या है कि इंडिया में नितिन गडकरी ने अभी लॉन्च किया था कि वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इन्होंने किया था, उसका नाम था टोयोटा मिराई, और इंडिया में पहला था ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड से, और इसमें जो है ये हाइड्रोजन चलता था और इसमें जीरो इमिशन है, पूरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर थोड़ा इमिशन भी करता है तो वो करता है वाटर। और ग्रीन हाइड्रोजन आपको कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी, एक जनरेटर फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, और ये एविडेंटली अवेलेबल बायोमास है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको वाटर सिर्फ ये रिलीज करती है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड वेरियस प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल लेबर एक्ट सच एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट। गवर्नमेंट ने 4 कोड लाई है, आप देख लो, यहीं पे समझ लो इसको पूरा। एक लाई थी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। एक आई थी इंडस्ट्रियल कोड 2020, एक कोड ऑन वेजेस 2019, एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब इसमें क्या है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ये है, उसमें 13 लॉ को, 13 लेबर कोड को, 13 लेबर लॉ को मर्ज किया गया है। अब आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हो तो आपको यही पढ़ना चाहिए, अभी ये पूरी तरह से लागू हुई नहीं है, ठीक है। सो इसमें 13 में कौन कौन है मैं बता दूं आपको। फैक्ट्रीज एक्ट भी है, माइन एक्ट, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट है, माइन एक्ट है, इसके बाद आपको इसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ा है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इसके बाद डॉक वर्कर एक्ट्स हैं, इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इसके बाद हमें इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कर रेगुलेशन एक्ट है, इसके बाद इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट है, इसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ वेज एक्ट है, फिर मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन एक्ट है, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट है, द सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स है। ये सबको मर्ज करके बनाया है तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। समझ में आ गया। तो ये जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा लेबर कोड है जिसमें ये सब आ रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लॉ, इस टाइप के एक्ट को मर्ज किया है। तो 13 एक्ट मैंने बताया है वो आपको इसमें एक्ट किया है। अब इसके साथ साथ ही मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन सा है जिसमें आपको, जैसे कोड ऑन वेजेस में कौन कौन किया है। सो कोड ऑन वेजेस में आपको पता होगा कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन 4 को ऐड करके बनाया है कोड ऑन वेजेज। अब क्या है कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किसको मर्ज किया है,
तो कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन कौन किया है, वो किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। इन तीनों को करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड बनाया है। अब एक बचा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें 9 कोड को सेंट्रल लेबर लॉ को एक जगह किया है। उसमें कौन कौन है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, ESIC एक्ट, ये सबको कर दिया है ना, EPFO एक्ट, ठीक है, सबको बस मर्ज किया है, आप इतना याद रखिए। एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी इसमें कर दिया है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंसर्न वेलफेयर सेस एक्ट, इसके बाद अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। जितनी भी सोशल सिक्योरिटी था उसको एक जगह कर दिया, वेज वाला जितना था वो एक जगह कर दिया, इसके बाद सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वाला था उसको एक जगह कर दिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो था उसको एक जगह किया। यही पूरी गवर्नमेंट की है, ये 4 कोड लाई है। उम्मीद करते हैं इतना से आपको ये 4 कोड पे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक्सप्लानेशन है। इसके बाद है जन समर्थ पोर्टल क्या है। सो जन समर्थ पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक इनिशिएटिव है ना। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स हैं, है ना, जैसे कि लोन वोन का, वो सारी जो है सो एक ही पोर्टल पे हो जाएगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा लोन एप्लीकेशन के लिए, है ना, क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है। सो प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर ऑथेंटिकेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिटीजन, गलत। असिस्ट फार्मर्स टू एक्सेस लिंक टू यूजफुल फार्मर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, गलत। प्रोवाइड एक्सेस टू पैन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विस, गलत। प्रोवाइड लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट, जितनी भी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम है उन सबको एक जगह करना। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द रीजन्स नोन एज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क आर समटाइम मेंशन इन द न्यूज़, दे आर द सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ, मैंने कहा था कि यूक्रेन है और दोनों को मिला करके जो सेपरेटिस्ट हैं वहाँ पे वो सब मिला के डोनबास रीजन बोलते हैं। तो ये आंसर आपको यूक्रेन हो गया। अगला है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किस कंट्री को रखा गया है। तो आपको मैं एक बात बता दूं इसमें कि इसमें तो आंसर तुर्की है, UAE है, लेकिन उसके बाद भी उसने रखा है, इस क्वेश्चन के बाद भी रखा है अभी हाल फिलहाल में। वो कौन है, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को रखा गया है। ये जो ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है FATF, वो ग्रे लिस्ट में उसको रखता है जैसे कि कोई कंट्री है जो मनी लॉन्ड्रिंग को हटाने में और टेररिज्म को फाइनेंसिंग करने में फेल हो जाता है ना, तो उनको वो रखता है। सो तुर्की और UAE को रखा था, अभी जो है साउथ अफ्रीका नाइजीरिया को हाल में रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट अ कंट्री थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन टॉक्ड अबाउट न्यूज, ये न्यूज़ में रहती है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। सो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है उस कंट्री को जो सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ये करती है, ठीक है ना, और उनको कुछ टाइम लगेगा उसको एड्रेस करने में, तो उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो कि देती है IMF, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको समझिए मत, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है द टर्म्स, है ना, कौन है, इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट एंड टेथर, ये न्यूज़ में रहता है। ये क्या है, दीज ऑल आर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अगला है ये स्विफ्ट क्या है, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये न्यूज़ में रहता है। ये क्या है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है फॉर बैंक्स, एक बैंक दूसरे बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड से। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, फाइनेंस डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, ये एक मनी ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे फॉरेन से पैसा मंगाते हो तो आपको एक स्विफ्ट कोड देना पड़ता है, जो हर बैंक का एक कोड होता है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। सो ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है, ठीक है। P75I या P75 इंडिया, ये किस चीज़ के लिए है। सो P75 जो होगा वो प्रोजेक्ट 75 या प्रोजेक्ट 75 जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बनाने के लिए है, जो बनता कहाँ है, मैगजॉन डॉक लिमिटेड पे, ठीक है ना। सो ये आपको अभी जो है प्रोजेक्ट 75 है, इंटेंस टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एट मैगजॉन डॉक लिमिटेड, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। अगला है रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन एग्री टू चेंज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कंट्री का नेम चेंज करने के लिए ये तैयार हो गया है। सो ये कंट्री है तुर्की का नाम सेम ऐसे किया गया, ये कर दिया गया है तुर्की, ठीक है। तो ये EY से IYE कर दिया है। सो तुर्की का नाम चेंज करने के लिए US जो यूनाइटेड नेशन है वो एग्री हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेष्ठा स्कीम के बारे में क्या सही है। तो श्रेष्ठा स्कीम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन और फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल, है ना, इन टारगेटेड एरियाज है। तो ये इसमें क्या है,
कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को, जो शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन है उसकी 9th में एडमिशन, 9th में और 11th में एडमिशन के लिए एक टेस्ट कराई जाती है ना। वो टेस्ट का नाम होता है नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। ठीक है, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए है, याद रखना है। 9वीं और 11वीं में एडमिशन करवाता है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, बेस्ट जो प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल है, बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में। लेकिन इसमें जिसमें टेस्ट होती है, जिसकी क्वालिटी होगी, जो पढ़ने वाला होगा उसी का होगा। और इसमें क्या है कि कम से कम उसके लिए आपको 2.5 लाख से कम आपके घर की इनकम होनी चाहिए, है ना। और ये टेस्ट कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग ऑथोरिटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस टेस्ट को कराता है। क्लियर? प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए है। ठीक है, अब इसमें है कि दिस स्कीम इज फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ठीक, बिल्कुल सही है, टारगेटेड एरिया में, हाई स्कूल में है और किस में है? 9th में और 11th में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस बट पुअर शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल मेरिटोरियस इसलिए क्योंकि टेस्ट ले रहे हो, ठीक है ना, और शेड्यूल कास्ट के लिए है। सो श्रेष्ठा स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा श्रेष्ठा में जानने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि राफेल नडाल जो है अभी फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन किस चीज़ के लिए होता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस के लिए होता है। अब ये किसको हरा के जीता है? तो पहले तो है कि राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये स्पेनिश है। और इसने हराया किसको है? इसने हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को। ठीक है, कैस्पर रूड को हराया है। कैस्पर रूड कहाँ का है? नॉर्वे का, अभी जो टूर्नामेंट हुआ था फ्रेंच ओपन का। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम ऑफ कितना किलोमीटर तक होगा? सो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जून 2022 इनकी जो ऑर्डर थी उसको खुद से ही इन्होंने अपने काटा है। पहले तो था कि, ठीक है ना, कि इसमें बोला कि नहीं, आपका जो नेशनल पार्क होगा, बोला हर जगह अगर आप कर दोगे, है ना, इकोनॉमी ये क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन, तब तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, है ना, वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। अब ये क्या है कि जो ESZ है क्या, इकोनॉमिक्स इको सेंसिटिव जोन है क्या? सो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनी थी, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना था। उसमें क्या है, किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। इन्होंने बताया था कि 10 किलोमीटर के अंदर, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसको अभी क्या है, 1 किलोमीटर है, इतना याद रखिए। अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वहाँ पे क्या प्रोहिबिट है? ESZ जोन में आप कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते हो, वुड का कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हो, है ना, वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो जो पॉल्यूशन होगा 10 किलोमीटर के अंदर में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, तो ये आपको ये हो गया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री ऑफ द UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? अब UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2022 का पूछा है, तो 2022 में स्वीडन था, लेकिन 2023 में कोटे डिवॉयर सीधे, ठीक है। और ये इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? नीदरलैंड। तो कोट डिवॉयर और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? नीदरलैंड। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसकी थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्वीडन है, ये याद नहीं रखना है आपको, ये याद रखना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इनिशिएटेड ए नेशन विद फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान? सो पुनीत सागर अभियान ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने किया है, लेकिन अब इसके साथ UNEP भी जुड़ गया इन्होंने। और ये पुनीत सागर इसलिए किया गया था कि इनका गोल था कि वाटर बॉडी जितना भी है उसको क्या करेंगे, प्लास्टिक, है ना, से उससे प्लास्टिक पॉल्यूशन से हटाएंगे, है ना, टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और वाटर को क्लीन करने का इनका ऑब्जेक्टिव था। तो दैट्स अ पुनीत सागर अभियान। क्लीन सीशोर बीचेज एंड अदर वाटर बॉडीज प्लास्टिक एंड अदर वॉस्ट मटेरियल, ये नेशनल कैडेट कॉर्प है। अब इसके साथ UNEP भी ने MOU कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नावल शिप वेर डीकमीशन्ड? जून 2022 में कौन डीकमीशन हुआ है? तो ये निशांक और अक्षय, INS निशांक और अक्षय 32 साल ये करके 32 साल की सेवा दे करके ये हो गया, अब फेयरवेल इनकी हो गई। ठीक है, सेवा मुक्त इनको किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो निशांक और अक्षय याद रखो, ये हो गया।
अगला है कि इंडिया साइंड अ डील विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू सप्लाई MH-60R हेलीकॉप्टर। किस कंट्री के साथ इंडिया ने डील किया है कि 60R MH-60R हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर मुझे प्रोवाइड करो, है ना, इंडियन नेवी को। तो ये जो है कौन है कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। इन्होंने और इनकी जो 2020 में डील किया था और 24 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए MH-60R, फर्स्ट थ्री जो है सो 2021 में आया था, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए आप, एक्सप्लेनेशन है। अगला क्या है, इन जनवरी 2020 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव बीन मर्ज टुगेदर। तो अब देखो ये जो है सो दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया गया है। ये एक्ट 2019 में आया था और इसमें क्या है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया गया था। तो इतना आप जानिए, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट इनटू सर्टेन कैटेगरीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द। अब इसमें ना नीति आयोग ने स्टेट को बांटा है 4 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी में पहला है एस्पिरेंट, ठीक है ना, जिसको 0 से 49 स्कोर आएगा 100 में, वो बोलेंगे एस्पिरेंट। इसके बाद 50 से 64 आएगा तो उसको बोलेंगे परफॉर्मर्स। इसके बाद 65 से 99 आएगा तो उसको बोलेंगे फ्रंट रनर। और ये पूछा क्या कर दिया है चेंज, फास्ट रनर, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और अचीवर्स बोलेंगे जिसको 100 मार्क्स, 100 में 100 आएंगे स्कोर, ठीक है। तो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, ये आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है स्टेट यूनियन। इसके बाद है सैजिटेरियस ए, ये न्यूज में है था। तो सैजिटेरियस ए क्या है, ये कुछ नहीं है, सुपर मासिव ब्लैक होल इन आवर मिल्क वे गैलेक्सी में ये सुपर मासिव ब्लैक होल है, ठीक है। इतना जानिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रस्ट एरिया द अटल मिशन फॉर रिजुवेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा इसमें जो अमृत मिशन है उसका एरिया नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि अटल मिशन में क्या है, ये 2005 में अमृत लाया गया था, 2015 में सॉरी। इसमें क्या था कि सब जितने भी हाउस होल्ड, ये किसने लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का। और इसमें था कि हर हाउस होल्ड को एक टैप वाटर मिलेगा, है ना, और सीवरेज कनेक्शन भी सबको मिलेगा, है ना। इसके बाद जो पॉल्यूशन है शहरों में उसको क्या करना है, उसको पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज कराना है, साइकिलिंग वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो इसके बाद जैसे कि ड्रेनेज जो है उसमें क्या है कि वर्षा जल जो होता है जो रुक जाता है, जिसके कारण वो जो है सो पानी बढ़ जाती है, तो उसको हटाने के लिए वर्षा जल की निकासी का भी व्यवस्था करना है। जो शहर में आप देखते होंगे कि बारिश होती है बस पानी पूरा भर जाता है। इसके बाद पार्क्स वगैरह का डेवलप करेंगे, सो वाटर सप्लाई देना है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, ग्रीन स्पेस वर्क, और मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट वॉकिंग और साइकिलिंग पे ध्यान देना है। और उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है कि भाई नॉन मोटराइज ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा यूज हो, ठीक है। अगला है, नॉन फंजिबल टोकन क्या है। सो नॉन फंजिबल टोकन जो होता है वो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है ना। और जैसे कि आपको जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिटल फोटो है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है कि ये फ़ोटो एक ही बनाएंगे, एक ले सकते हैं, बट अब इसमें क्या चला गया है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस साइड से आप कुछ लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे कोड डिफरेंट लगी हुई है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा एक ही फ़ोटो को बहुत सारा बेचा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉन फंजिबल टोकन जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड पे होता है, ठीक है। ये एक आदमी खरीदेगा, उसका कोड कुछ और होगा, वही फ़ोटो किसी और क्या होगा, है ना। तो ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो डिजिटल एसेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन, ठीक है। अगला है KH-47M2 किंजल KH-47M2 किंजल, ये न्यूज में था। ये क्या था, ये न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग्स टू विच वन, किस कंट्री का है, ये रसिया का है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर फैल्कॉन 9। फैल्कॉन 9 जो होगा रियूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है जो स्पेसएक्स ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और ये पहला फैल्कॉन 9 जो है वर्ल्ड का पहला ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट है ना, ठीक है। सो रियूजेबल का मतलब क्या हो गया कि वो फिर से उसको रिफ्लाई कर सकता है ना। जो एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ रॉकेट का होता है ना, वो आपको तो क्या होगा कि रीयूज कर देगा, तो फिर उसकी कॉस्ट जो है सो डाउन हो जाएगी। सो फैल्कॉन 9 किसने किया है, स्पेसएक्स ने, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड प्लेनेट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट एंड बियॉन्ड, लोगों को यहाँ से वहाँ अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो है स्पेसएक्स ने बनाया।
अगला है कि मारियोपोल सिटी, बहुत न्यूज़ में रहता है मारियोपोल सिटी, मैंने आपको बता दिया। मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएटेड कौन किस कोस्ट पे है, तो ये जो है ये सी ऑफ एजोव पे है, ब्लैक सी है और वहीं पे सी ऑफ एजोव है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे सो दिस वन इज़ द ब्लैक सी और ये है सी ऑफ एजोव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो सी ऑफ एजोव है मारियोपोल के पास में। सो द आंसर इज सी ऑफ एजोव, डी आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि रिसेंटली विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये वर्चुअली ही हुआ था लेकिन बाद में अभी जो है सो ये पूरी ट्रेड एग्रीमेंट बनी है। तो ये यूएई के साथ बनी है ना। ये पहला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का MENA रीजन में। तो MENA क्या होता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज सिचुएशन इन एंड अराउंड द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। यहाँ पे पहला जो है सो किसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई है। सो यूएई हो जाएगा आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज करेक्ट। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब इसमें क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था, 2014 में नहीं 2015 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हैं। और इसमें क्या था कि स्टेट और पूरी इंडिया जो है सो एक है। तो इसमें क्या था कि स्टेट यूटी को ये लोग पेयर करते थे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट का कल्चर, लैंग्वेज, फेस्टिवल, ये सबको क्या करेंगे, इंगेज रहेंगे दोनों और उसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, ठीक है ना। हर स्टेट को एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे थे। सो 2 ओनली इज द आंसर। इट्स एम्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। दोनों अपना बैठेंगे, दोनों को पेयर कर देंगे तो वो अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, द एजुकेशनल डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब एजुकेशनल डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन डायमेंशन में कौन कौन है, एजुकेशन में है दो ही है, एक है ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक स्कूल अटेंडेंस। लिटरेसी रेट इन द रीजन कहीं पे नहीं है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये एजुकेशन है डायमेंशन, उसमें 2 इंडिकेटर है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। और हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर। अब है एक क्वेश्चन है कि जन शिक्षण संस्थान के बारे में कौन सा सही नहीं है। सुनाओ जन शिक्षण संस्थान क्या है, ठीक है। ये पहले जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हुआ करता था, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लाया गया है 2018 में। अब ये क्या है कि इसमें क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देना है लोगों को, ठीक है। जो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग है ना, वोकेशनल स्किल की ट्रेनिंग देनी है इनको। और इसमें प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, पहले तो 15 से 45 बरस के लोग होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको विमेन, SC ST माइनॉरिटीज एंड अदर्स बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये NGO की तरफ इस तरह से होता है और 100% पैसा देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो JSSG मीन फॉर वोकेशनल एजुकेशन फॉर वुमेन ओनली, वुमेन का नहीं है, सिर्फ SC ST का भी है, बैकवर्ड का भी है, माइनॉरिटी का भी है। तो गलत में तो आपको पता ही चल गया। JSS एम्स टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल टू नॉन लिटरेट, न्यू लिटरल एंड पर्सन विथ रूडिमेंट्री लेवल ऑफ थोड़ा जिसको एजुकेशन है उनको। JSS वर्क्स एट द डूर स्टेप ऑफ द बेनिफिशियरी, बिल्कुल सही है। JSS रिसीव ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको मिलता है, ठीक है। इतना मेरे को आपको समझ में आ गया होगा। नॉन लिटरल, न्यू लिटरल और पर्सन विद द रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन अप टू 8th एंड स्कूल ड्रॉप आउट अप टू 12th स्टैंडर्ड को, 15 से 45 वर्ष वाले को, विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड माइनॉरिटी। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। अब ये एक जो है सो क्रेडिट फैसिलिटी है, NEP 2022 में आया था। इसमें क्या है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब इसमें ये क्या होता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ABC की है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे पढ़ रहा है ना, उसके कोड कितने हैं, है ना, उसको कितना क्रेडिट, उस एजुकेशन से जाके कितना क्रेडिट अर्न किया, वो सारी चीज़ें जो होगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, वो सारी आपको एक जगह रहेगा, ठीक है। तो वो जो हो गया, सो ABC इनेबल्स क्रेडिट अवॉर्डेड टू स्टूडेंट फॉर वन प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, डिप्लोमा, BTech, कुछ भी, रिकॉग्नाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड बाई अनदर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी इंस्टीट्यूशन से आपने किया, आप कहीं और जाओगे तो वो डायरेक्ट यहाँ ABC में जाएगा और देखेगा कि आपको वहाँ पे कितने क्रेडिट मिली है। क्लियर? सो आंसर इज ए। ये आपको एक्सप्लेनेशन है।
अगला है कि नीति आयोग के एसडी जो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का इंडेक्स है, उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फ्रंट रनर इन द परफॉर्मेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है। पहले आपको बता देता हूँ कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी। छठा क्या है, क्लीन वाटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा है, जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने हैं और उसमें क्या है ना। सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मैं सीधे एनर्जी लिख देता हूँ। आठवां में कौन है, डिसेंट वर्क, है ना, डिसेंट वर्क। नौवां में क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां में क्या है, इनइक्वलिटीज़, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, ठीक है। 11 में क्या है, 11 में है सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी। 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। तो लाइफ बिलो वाटर। 15 में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 16 में क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 में क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये सारी है। तब 14 में क्या हुआ, लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर में कौन सी स्टेट जो है सो फ्रंट रनर है, ठीक है। सो इसमें क्या है, आपको फ्रंट रनर बता दिया, आपको 65 से 69 फ्रंट रनर, अचीवर कोई है ही नहीं। सो फ्रंट रनर में कौन है, सो फ्रंट रनर में यहाँ पे है लाइफ बिलो वाटर में उड़ीसा। अब मैं आपको बताता हूँ नो पॉवर्टी में कौन है। नो पॉवर्टी में तमिलनाडु, जीरो हंगर में केरला, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में कौन है, गुजरात। क्वालिटी एजुकेशन में कौन है, केरला, ठीक है ना। जेंडर इनइक्वलिटी में कौन है, छत्तीसगढ़। क्लीन वाटर में कौन है, ठीक है। तो ऐसे करके सारा है, आपको ये डाटा मैंने यहाँ पे दे दी है, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़, ये सब है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेंगे। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 क्लाइम 2 स्पॉट। पहले इंडिया का 10 रैंक हुआ करता था, अब ऊपर आ गया, 8वें रैंक पे आ गया, ठीक है ना। तो 2022 में 10वें पे था, अब 8वें रैंक पे आ गया है। अभी CCPI कौन पब्लिश करती है, तो जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है सो 2005 से इसको पब्लिश करती है ना। और ये कंपेरिजन करती है कि क्लाइमेट को प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन एफर्ट कितना कर रहा है, ठीक है। और G20 कंट्री में इंडिया इज द ओनली कंट्री जो टॉप 10 रैंकर में है, ठीक है, 8th पोजिशन। ये हो गया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, सो ये मिला है कैलियन म्बाप्पे। ये गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, ये 8 गोल किया था और लियोन मेसी ने 7 गोल किया था, ठीक है। अगला है कि ठुंडी बीच और कदम बीच, ये किस लिए न्यूज में था, इनको इनको मिला है विच रिसेंटली इंटर्ड द कोवेटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेज एंड इको लेवल गिवन टू द क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन। ब्लू बीच वाला देता पहले तो क्या है कि मिनिकॉय ठुंडी नाम ही है, इसका नाम है मिनिकॉय ठुंडी एंड कदम्ब बीच। तो ये है लक्षद्वीप में, ठीक है। अब क्या है, ये लक्षद्वीप में है और इसको मिला ब्लू फ्लैग। टोटल इंडिया में जो अभी तक है ना, और 12 हैं, है ना। सो अदर कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो अदर है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, है ना, कसारकोड, है ना, पादुबिद्री कर्नाटका, कप्पाड केरला, रुशिकोंडा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान निकोबार, कोवलम तमिलनाडु, एडन इन पुडुचेरी बीच, इन सबको मिला हुआ है ब्लू फ्लैग। ये देता कौन है, डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश वाटर मरीन एरियाज थ्रू 4 मेन क्राइटेरिया, वाटर क्वालिटी कैसी है इस पे देखता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन और सेफ्टी को देख करके देता है ब्लू फ्लैग, ठीक है। ये आपको हो गया। अब क्वेश्चन है कि 10 रिसेंट आउटब्रेक ऑफ एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस लंपी स्किन डिजीज, ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये आपको
काऊ को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये लंपी जो है इट इज़ अ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस, और ये जूनोटिक है ना, सॉरी जूनोटिक नहीं है, तो ये जो है सो इससे ह्यूमन को कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो नेसल सेक्रेशन होती है या सलाइवा का सेक्रेशन होता है उससे फैलता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, मेल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसकी कोई अभी स्पेसिफिक रेमेडी है नहीं, है ना। तो ये आपको जो है सो कैटल के लिए है, समझ गए आप, पॉक्स वायरस। क्लियर। अगला है, अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी वन ऑफ द रिसेंट लार्ज स्केल एक्सीडेंटल लीजन ऑफ मीथेन गैस इनटू द ओशियन में, ओशियन में मीथेन गैस चला गया था, वो कब हुआ था? एक नॉर्ड स्ट्रीम है ना, नॉर्ड स्ट्रीम। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस, नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन अंडर द बाल्टिक सी, वहाँ पे क्या हुआ था, है ना, वो मासिव रिलीज ऑफ क्लाइमेट डैमेजिंग मीथेन हो गया था, है ना। सो ठीक है ना, ड्रॉप इन द ओशियन बट, ठीक है ना, तो ये जो है सो आपको ये यूएनईपी ने इसको फाउंड किया था। आप इतना समझो नॉर्थ स्ट्रीम में, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर, है ना, ये बाल्टिक सी है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज, मैंने सबका बता दिया था नोबेल प्राइज में किसको कहाँ मिला है, सो इसको बताया था सावंते पाबो। ठीक है, अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मूव्ड द रिजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली टू डिक्लेयर द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2023 को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करो। तो वो क्यों कहा है, किस रीजन से? वो इसलिए कहा है कि अवेयरनेस फैले लोगों को, है ना, कि पॉलिसी की न्यूट्रिशनल क्या हेल्थ बेनिफिट क्या है मिलेट के कंजप्शन के, है ना, और उसकी जो कल्टीवेशन होती है उसकी सुटेबिलिटी के लिए कोई भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहा है कि अर्जेंट नीड है अवेयरनेस रेज करने का, नहीं तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये रीजन था। अब इसमें ऑप्शन में 2 रीजन दिया हुआ है कि सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन इनहेंसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन को इन्हेंस करने के लिए, है ना। और तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपसे पूछा जा आपको है कि सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनली इंटरनेशनली, बिल्कुल इसको जो है सो नेशनली और इंटरनेशनली इसको जो है सो ब्रांडिंग करने का, तो इस कारण से ही बोला था कि भाई इसको प्रचार करने के लिए ये जो है सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका ये जो है सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज। आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट किए हैं, आप एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स में आप समझिए कि सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर लिया हमने करंट अफेयर्स में। अब 2 दिन और है हमारे पास में, तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वो हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। अब 2 दिन हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, नहीं पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे 1 साल की फ्रॉम मई 2022, ठीक है, से मई 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट है, देखिए पॉसिबल नहीं है कि सारा हम कवर कर देंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम जितने सोशल सिक्योरिटी में किए हैं आज किए हैं, उसके अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करंट अफेयर्स आपको करा देंगे। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे वो हम आपको आज, जैसे आज 75-80 क्वेश्चन हुए होंगे और 80 क्वेश्चन 75-75-80 क्वेश्चन हुए हैं, उसके अलावा आप सोच लो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो अब अगले दिन हम लोग फिर से 100-150 के आसपास में क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कर लें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वाले करेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो। सो दिस इज कोट ऑफ द डे, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आप थक गए तो रुकना नहीं है, आपको जब आपकी कंप्लीट हो जाए, जो आप चाह रहे हो वो हो जाए, देन यू कैन स्टॉप। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। PDF आपको मिल गई है, PDF आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और फिर आपको अगर कोई क्वायरी है, कुछ ऐसा है जेन्युइन, तो आप गूगल फॉर्म में लिखिए स्टडी से रिलेटेड, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, देन विल हर क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।